हेलो स्टूडेंट, आज अपन लोगों का लेक्चर नंबर 3 है, अध्याय नंबर 1 का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में हमने देखा रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, इन रासायनिक समीकरण क्या होता है। सेकंड वाले वीडियो में हमने रासायनिक समीकरण को अपन लोग संतुलित क्यों करते हैं वो देखा और कैसे करते हैं वो हमने सीखा। आज वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, इधर मैं PDF का वीडियो चला रहा हूँ, ये PDF आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ स्क्रीनशॉट लेने का भी मैं आपको मौका दूंगा। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार बहुत सारे प्रकार होते हैं, सबको बारीकी से देखेंगे और जो फॉर्मेट यहाँ पे मैं दिखाऊँ एग्जाम में आप इसी फॉर्मेट में लिखोगे तो आपका वो पूरा मार्क्स आ जाएगा। इसमें कुछ कुछ पॉइंट भी है जिसको आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव के तौर पर उसको पूछा जाता है। सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया, जब दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं। एक उत्पाद का भी निर्माण कर सकते हैं या दो उत्पाद का भी निर्माण कर सकते हैं, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक उदाहरण ले लेते हैं। मैंने क्या बोला, मिनिमम दो तो अभिकारक होना ही चाहिए। मिनिमम दो अभिकारक मिलके क्या करेंगे, एकल उत्पाद बना सकते हैं, एक से ज्यादा उत्पाद भी बना सकते हैं। तो उसे अपन लोग क्या करेंगे, संयोजन अभिक्रिया, मतलब एक से ज्यादा अभिकारक जुड़ रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, एक अणु है, ये दूसरा अणु से जुड़ रहा है, तो यहाँ पे मेरा उत्पाद बन रहा है। तो हम लोग दो अणु जुड़कर एक उत्पाद बना रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया, मतलब जुड़ने, अभिकारक इसमें जुड़ेगा। इसमें कुछ कुछ बातें हैं। सबसे पहला चीज, इस अणु के बगल में हमने S लिखा है, इस अणु के बगल में L लिखा है, इस अणु के बगल में AQ लिखा है। सबसे पहले इसका मतलब समझाता हूँ। ये बताता है इस अणु का कौन सा अवस्था है। ठीक है, तो S मतलब होता है ठोस, इंग्लिश वर्ड सॉलिड से लिया गया है, सॉलिड का मतलब होता है ठोस। तो S यदि ठोस लिखा है, इसका मतलब ये जो अणु है, जिस पदार्थ का फॉर्मूला है वो पदार्थ ठोस रूप में मौजूद है। अब यहाँ पे H2O लिक्विड, लिक्विड मतलब तरल, पानी के रूप में है ये। लिक्विड मतलब क्या, तरल, L मतलब तरल के रूप में है। अब यहाँ पे AQS एक्वास मिलेगा। एक्वास मैं आपको समझाता हूँ, ये तरल और ये एक्वास दोनों में आप गड़बड़ कभी कभी कर सकते हो। जैसे देखो, समझाता हूँ आपको उदाहरण के तौर पे। अपने घरों में मिट्टी का इस्तेमाल किया, माथा में जो लगाते हैं सर पे, घर से होंगे, गांव से होंगे तो आपको मालूम होगा वो क्या है, ठोस है। वो मिट्टी क्या है, ठोस है। उस ठोस मिट्टी को आप यदि पानी में पिरो दोगे, मतलब पानी में रखोगे, तो पानी में क्या हो जाएगा, वो गाढ़ा हो जाएगा। तो वो जो गाढ़ा मिला ना, उसी को हम लोग एक्वास बोलते हैं। वो ठोस में नहीं है, ना ही पानी के रूप में, वो गाढ़ा के रूप में, गाढ़ा बन गया। ठीक है, तो उसी को बोलेंगे एक्वास, मतलब तरल के रूप में है। इस तरह से आई होप समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे CO बगल में S, मतलब ये CO ठोस के रूप में है। इसको पानी से अभिक्रिया कर रहे हैं, या पानी से कैसे अभिक्रिया कर सकते हैं, पानी में डुबा देंगे या पानी उसके ऊपर उलेट देंगे, ये लिक्विड पानी। तब ये पानी से जैसे अभिक्रिया करेगा तो पानी उसमें मिल जाएगा और ये उत्पाद बनाएगा। अच्छा, काम की बात आपको क्या याद रखना है, ये जो CaO है, इसको हम लोग बुझा हुआ चूना बोलते हैं। याद रखना, क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछता है बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है, CaO, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। जब बोरा से आप मार्केट से चूना पुताई के लिए खरीद के लाते हो तो बुझा हुआ चूना होता है। उसको पानी में आप क्या करते हो, मिलाते हो। पानी में मिलाने के बाद आप देखोगे पानी उसमें मिल जाता है। पानी फिर उत्पाद बनने के बाद दिखता नहीं है, फिर उसका रंग लेने के लिए आप एक्स्ट्रा पानी मिलाते हो, तब वो पानी तरल आपको मिलता है। ठीक है, तो जब पानी इसमें सूख जाता है तब जो हम लोग का बनता है वो उसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या, रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, पूछ सकता है बुझा हुआ चूना, ये जिंदा चूना था, जब पानी में डालोगे तो बुलबुला निकलेगा, भाप निकलेगा। तो ये भाप हमेशा नहीं निकलते रहता है, थोड़ा देर के बाद भाप निकलना बंद हो जाएगा। इससे ये साबित होता है कि चूना जब तक जिंदा था तब तक पानी के साथ अभिक्रिया करके भाप बनाता गया, चूना की क्रियाशीलता खत्म हो गई तो उसको हम लोग बोलते हैं बुझा हुआ चूना। अब बुझ गया चूना, इससे ज़्यादा अभिक्रिया नहीं कर सकता है, तो इसीलिए इसका नाम है बुझा हुआ चूना। ठीक है, ये बिना बुझा हुआ चूना, जिंदा चूना, ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओके, अब ये एक्सेप्टेड है या नहीं। अच्छा, प्लस में उष्मा लिखा हूँ, इसका मतलब हो गया जब चूना को पानी में मिलाते तो साथ साथ में कुछ उष्मा भी निकलता है, तो उसको भी हम लोग को यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिख दिया, उष्मा भी साथ में निकलेगा। अच्छा, ये ऊपर की ओर उड़ जाएगा तो एरो से ऐसे दिखाते हैं, ऊपर की ओर जाएगा आसमान में। तो ये 12th में सीखोगे, बट अभी से
आदत बना लेने में क्या है, समझ में तो आ ही गया, रखेंगे याद इसको। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखो, बहुत फेमस उदाहरण है ये वाला, जल का निर्माण। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो घटक मिलकर क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं। तो हाइड्रोजन भी गैस अवस्था में रहता है। जी का मतलब क्या हो गया, गैस। यहाँ पे गैस नहीं लिखा हो, जी का मतलब हो गया गैस, इंग्लिश में भी इसको गैस ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन दोनों मिल के क्या बनाएंगे, H2O लिक्विड बनाएगा, तरल। ये गैस था, ये गैस था, दोनों गैस मिलके लिक्विड बना दिया। अब देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है, और इसमें पहले एक्सेप्टेड होगा कि नहीं, संतुलित करके देखते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पे दो गए, दो ऑक्सीजन दे दिया, हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ पे 2 दे देंगे तो 4 हो जाएगा। ये मैंने आपको पिछला क्लास में ये क्वेश्चन करवाया भी है बाकायदा, आपको याद होगा। ठीक है, अब देखिए कोयला का दहन। कोयला मतलब जो हम लोग का कोयला है वो कार्बन के फॉर्म में रहता है। जो हम लोग मिट्टी जमीन के अंदर से कोयला खोद के लाते हैं उसका ही ठोस वाला रूप है कार्बन। उस कार्बन पे हम लोग नया नया चीज मिला के दूसरा चीजों का निर्माण करते हैं, वो बाद में हम लोग सीखेंगे 11th। अभी फिलहाल यहाँ देखो आप, ये कोयला सॉलिड फॉर्म में, उसको जब ऑक्सीजन के मौजूदगी में जलाओगे तो कार्बन साइड बन के ऊपर उड़ जाएगा और नीचे राख बचेगा। तो बन क्या रहा है उत्पाद में, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ये ऑक्सीजन 2 गो, ऑक्सीजन 2, कार्बन 1 गो, कार्बन 1 गो, ये संतुलित समीकरण है, इसलिए एक्सेप्टेड होगा। ओके, अब आपको एग्जाम हॉल में यदि आ जाता है कि आप संयोजन अभिक्रिया से क्या समझते हैं, तो कैसे लिखोगे आप, सबसे पहले ये पूरा डिफिनेशन लिखोगे, इन तीनों उदाहरण में से कोई एक उदाहरण आप लिख दोगे। तीनों उदाहरण लिखने की जरूरत नहीं, कोई एक। सबसे बेस्ट उदाहरण ये वाला है। क्वेश्चन यदि 3 मार्क्स का आता है तो पूरा का पूरा मार्क्स आपको एग्जामिनर देगा। ठीक है, इसमें ये बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला है, ये जिंदा चूना या तो फिर बिना बुझा हुआ चूना उसको बोलते हैं। अभी एक चीज आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जब इसको हम लोग पानी में मिला रहे थे कंटेनर में, तो साथ साथ क्या आ रहा था, उष्मा भी आ रहा था। तो एक यही ऐसा अभिक्रिया नहीं है जिसमें उष्मा आता है, और भी दुनिया में भर भर के बहुत सारे अभिक्रिया हैं, आप धीरे धीरे सभी को सीखोगे। तो हमने एक नया कैटेगरी ही बना दिया, वैसा अभिक्रिया जिसमें उष्मा भी निकलता है, उस अभिक्रिया को उष्मीय अभिक्रिया बोलते हैं या उष्मा अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, एक होता है उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया मतलब जिससे उष्मा बाहर निकलता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया मतलब जिसमें उष्मा शोषण करता है, लेता है, उसका हम लोग उष्मा शोषी बोलेंगे। खैर अभी इसको देखते हैं। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया जिन अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ उष्मा का भी उत्पादन होता है उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए उष्मा क्या चीज है भाई, ऊर्जा का एक रूप है। तो आप ऊर्जा भी यहाँ लिखोगे तो भी आपका आंसर सही है, उष्मा लिखोगे तब भी आपका आंसर सही रहेगा। तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसको बोलेंगे, ऐसा अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ आपका उष्मा का भी उत्पादन होता है, तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पे पहला चीज देखो, प्राकृतिक गैस का दहन, ये भी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो सकता है। ये कहाँ चला गया, ये कोयला का दहन, कोयला को जलाते हो तो उसमें आग निकलता है ना भाई, तो यहाँ पे भी अपन लोग उष्मा लिख सकते हैं इस तरह से। अब देखो प्राकृतिक गैस का दहन, ये मीथेन गैस है, इसको जब गोबर गैस जिसको बोलते हैं वही वाला गैस है। गैस से क्या करोगे, जलाओगे ऑक्सीजन के मौजूदगी में, तो जब जलाओगे तो क्या निकलेगा, अपने को हीट मिलेगा, आग मिलेगा, उष्मा मिलेगा, और उसी को अपन लोग क्या बोलेंगे, ऊर्जा बोलेंगे। ऊर्जा का एक रूप होता है उष्मा, तो आप उष्मा भी लिखो चाहे ऊर्जा भी लिखो, हमारा क्या होगा, बात बराबर होगा। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन आपको याद रखना है। CH4 इसको जलाए ऑक्सीजन की मौजूदगी में, कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ा थोड़ा पानी की बूंदे भी नीचे गिरेगी टप टप करके। अक्सर आपने देखा होगा कि मान लिए नीचे आप क्या रख दो, कुछ रख दो नीचे, जला दो, ऊपर एक ढक्कन रख दो, तो जब वेपर बनेगा तो आपका पानी की बूंदे भी गिरता है इस तरह से। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा नंबर उदाहरण देखिए, ये वाला श्वसन की क्रिया। श्वसन मतलब अब जब आप सांस लेते हो तो बाहर आप क्या आता है, ठंडा सांस लोगे तब भी बाहर आपको गर्मा गर्म सांस मिलेगा, खुद से अभी महसूस करके देखो आप। तो जब बाहर आ रहे तो हम लोग को हीट भी मिल रहा है, गर्माहट महसूस हो रहा है, तो ऊर्जा भी मिल रहा होगा। तो जब हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो अंदर यहाँ पे क्या चीज होता है, बायोलॉजी में सीखोगे आप, अंदर में ऐसा क्या चीज होता है, जो हम लोग ठंडा हवा भी लेते हैं तो बाहर वो गर्म हवा बन के निकलता है बाहर। कारण ये है क्योंकि सांस जो हम लोग अंदर लेते हैं वो किसके साथ घुल के हमारे बॉडी के अंदर जाता है,
खून के साथ मिल के जाता है। ये आप बायोलॉजी में सीखोगे, जो सांस लेते हैं वो खून के साथ मिल के हमारे बॉडी में जाता है। इसीलिए ऑक्सीजन को हम लोग एक्वास लिखे हैं, वो गाढ़ा। खून क्या होता है, गाढ़ा होता है, उसके साथ मिल के अंदर जाता है। और जो हम लोग खाना खाते हैं, जैसे आपने रोटी खा लिया, चावल खा लिया, आलू खा लिया, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है। तो जो ऑक्सीजन है इस ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करके उसको पचाने का काम करता है। उस पचाने के दरमियान में क्या होता है, हीट पैदा होता है। वही हीट हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड जब सांस छोड़ते हैं उसके साथ बाहर आ जाता है। तो हम लोग का क्या मिलेगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और साथ में कुछ पानी, ग्लूकोज है ऑब्वियसली, चावल खाए तो उसमें पानी भी मिलेगा, तो वही पानी भी मिलता है और साथ में हम लोग वो ऊर्जा बाहर निकाल देते हैं गर्मा गर्म सांस। ये समझ में आ गया आपको। तो उसमें क्षेपी अभिक्रिया पूछेगा तो आप ये वाला भी उदाहरण लगा सकते हो, कोई एक ये परिभाषा लिख के, और ये वाला भी आप लगा सकते हो। सबसे बेस्ट है कि आप इसको ही याद रखो। आगे यदि 12th में साइंस लेना चाहते हो, तो आप बायोलॉजी वगैरह लेना चाहते हो 12th 11 12th में, तो आप ये समीकरण अभी से आप याद रख सकते हो, हैबिट में रहेगा। ठीक है, तो उसमें क्षेपी अभिक्रिया मैंने आपको समझा दिया। अभी चलते हैं वियोजन अभिक्रिया। अच्छा, एक चीज और आपको बताना है मेरे को, जिस तरह से आपने उष्मा क्षेपी अभिक्रिया देखा, उसी तरह उष्मा शोषी अभिक्रिया होता है, अभी आगे मिलेगा वो। उष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होता है, उष्मा की जरूरत होती है हमें अभिक्रिया को करवाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा। जैसे देखो ये कपूर है, कपूर क्या चीज है भाई, कपूर क्या है, ठोस है। कपूर क्या है, ठोस है। यहाँ पे क्या है आपका, ऑक्सीजन है। ये कपूर है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में आप ऐसे रख दो कपूर को हवा में, तो क्या वो जलेगा, नहीं जलेगा ना। आपको बाहर से क्या देना पड़ेगा, ऊर्जा देना पड़ेगा। तो ऐसे अभिक्रिया जिसमें बाहर से ऊर्जा मतलब शोषित कर रहा है, आप क्या करोगे, यहाँ पे आप जलाओगे, आग जलाओगे, तब ऑक्सीजन की मौजूदगी में कपूर जलेगा, देन पिघलेगा, पिघलने के बाद ये उड़ जाएगा हवा में, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ और भी कुछ गैस बनेंगे उसके साथ बन के उड़ जाएगा। उड़ने के बाद खत्म, उत्पाद यही बनेगा। तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, आपको उष्मा की जरूरत पड़ रही है। जब जरूरत पड़ेगी तो उष्मा को शोषित कर रहा है, शोषण का मतलब अपने अंदर ले रहा है, तो वैसे अभिक्रिया को हम लोग उष्मा शोषी अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, अभी साथ में है तो मैंने आपको बता दिया। अभी आगे चलते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के कहने का मतलब ये होता है कि आप जब आपके पास एक ही उत्पाद है, उस उत्पाद को तोड़कर, उस उत्पाद को क्या करते हो, आप तोड़ते हो। तोड़ के जब दो से ज्यादा उत्पाद बनाते हो तो उसको आप लोग वियोजन, और कभी कभी उसको अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं। अभी मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। आपने कभी सोचा है, हम तो यहाँ धरती के ऊपर मस्त बैठे हुए हैं, इसीलिए अपने वातावरण में ऑक्सीजन है, नाक के अंदर से ले लेते हैं, काम खत्म हो गया। कभी आपने सोचा है पानी के अंदर रहने वाली मछलियाँ वो कैसे सांस लेती है, सांस लेना तो उसके लिए भी जरूरत होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो सांस आपका पानी के अंदर क्या है, पानी का फॉर्मूला देखो आप, पानी का फॉर्मूला H2O। इसके अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद है इसको वो ले लेता है मछली, तो हाइड्रोजन को छोड़ देता है। तो कैसे छोड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, इस दोनों को अलग करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को अलग करना पड़ेगा और ऑक्सीजन को अलग करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन पानी में तैरता रहेगा, ये गैस बन के उड़ जाएगा ऊपर, और जो मौजूद ऑक्सीजन है उसको मछली अंदर लेके अपना जीवन यापन करते रहता है। ये घटना चक्र चलता है मछलियों के लिए। ऑक्सीजन में पानी में मौजूद ऑक्सीजन को मछलियां लेती है, और कैसे, इस तरह से। ठीक है, अच्छा, मछलियों को इसको भी तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ता है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन में पानी में और भी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन रहता है। खैर इसको हम लोग बायोलॉजी में सीखेंगे। अभी एक चीज आपको बता दिया ऐसे ही कहानी अंडरस्टैंडिंग को बनाए रखने के लिए। अभी फिलहाल देखो आप, दूसरा उदाहरण आपको समझ में आएगा, इसको पहले समझते हैं। जब एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से ज्यादा उत्पाद बनाता है उसे अपन लोग वियोजन अभिक्रिया करते हैं। सिंपल आपको याद रखना है, एक उत्पाद है, टूट के दो, एक अभिकारक है, टूट के वो दो उत्पादों का निर्माण करेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। फिर से बोलता हूँ, एकल अभिकारक टूटकर जब दो उत्पादों का निर्माण करता है तो उसे अपन लोग क्या बोलेंगे, वियोजन या अपघटन। अपघटन का मतलब टूटकर अलग अलग होना। ठीक है, अब अलग अलग होने के लिए आपको ना ताकत लगाना पड़ेगा। दो लोगों, मान लिया कि एक ईटा है, एक ईटा को आपको तोड़ के दो हिस्सों में बनाना है, तो आप या तो हथौड़ा चलाओगे उसके ऊपर, आरी चलाओगे, कुछ तो या हाथ से मारोगे, कुछ तो करोगे ना। तो जो कुछ आप कर रहे हो बाहर से, वो क्या कर रहे हो, आप ताकत लगा रहे हो। ताकत लगा के किसी चीज को तोड़ के आप दो हिस्सों में कर सकते हो।
तो इसीलिए वियोजन अभिक्रिया को, इस बात को हमने ध्यान में रखना होगा कि जब आप जिस चीज को तोड़ रहे हो उसको तोड़ने का क्या तरीका है, वो भी हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। बिना ताकत लगाए, बिना ऊर्जा दिए हम किसी भी चीज को तोड़ नहीं सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जैसे चूना पत्थर से बुझा हुआ चूना का बनाना, आप तो मार्केट से आराम में झोला में पैक किया हुआ चूना को उठा के घर ले आते, लेकिन उसको बनाया कैसे जाता है भाई? प्राकृतिक में वो शुद्ध रूप में प्रेजेंट नहीं रहता है वह, तो कैसे रहता है? हम लोग को उसको शुद्धिकरण करना पड़ता है। शुद्धिकरण करने के लिए कहाँ से हम लोग उसको निकालते हैं वो जानना पड़ता है। उसको हम लोग निकालते हैं चूना पत्थर से। मान लिया आप जमीन के अंदर से, चूना पत्थर कहाँ मिलता है? जमीन के अंदर मिलता है। जमीन के अंदर से आपने 1 किलो चूना खोद के, चूना पत्थर खोद के निकाला, मान लिया ये 1 किलो है, तो क्या 1 किलो पूरे में चूना रहता है? ऐसा नहीं होता है दोस्त। 1 किलो पूरा चूना पत्थर में 1 किलो आपको चूना नहीं मिलता है। उसमें से मान लेते हैं आपको 250 ग्राम चूना मिल गया या 500 ग्राम चूना मिल गया। ये डिपेंड करता है कि ये चूना पत्थर को कौन से एरिया से खोद के निकालना है। झारखंड से खोद के निकालना है तो हो सकता है 1 किलो में चूना की मात्रा ज़्यादा हो। उड़ीसा से खोद के निकाले हो तो हो सकता है वहाँ पे चूना की मात्रा 500 ग्राम हो, झारखंड वाला 225 ग्राम हो। इस तरह से डिपेंड करता है अलग अलग जगहों पे। खैर हमारा ये मुद्दा नहीं, हमारा मुद्दा तो ये है कि जिस पत्थर से इसको हम लोग निकाले वो सिंगल पत्थर था। सिंगल पत्थर था मतलब 200 ग्राम, अच्छा ये 500 ग्राम हटा देता हूँ, ये 250 ग्राम हटा देता हूँ, 5। अब जो 500 ग्राम बचा और 500 ग्राम चूना पत्थर, ये दोनों मिल के ये ढेका बना रहा है 1 केजी का। तो इसमें से मुझे चूना पत्थर को निकालना पड़ेगा, तो इस चूना पत्थर को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। तोड़ के कुछ तो विधि अपनाऊंगा जिससे मेरा 500 ग्राम चूना इसमें जो मौजूद है उसको मैं बाहर निकाल लूंगा। तो इसको तोड़ने के लिए हम लोग जो चीज का इस्तेमाल करते हैं वो क्या? उष्मा का। उष्मा समझते हो? आग। आग में इसको क्या किया जाता है? तला जाता है। ठीक है, चूना पत्थर हमने, उस चूना पत्थर को जमीन से जब कोड़ के निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है CaCO3। याद कर लो, चूना पत्थर का फॉर्मूला क्या है? CaCO3। ठीक है दोस्त, CaCO3। इसको हम लोग जब गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद और भी प्रोसेस होता है बीच में, अभी हम लोग नहीं सीख देख रहे हैं उसको, बस गर्म करेंगे इसको। गर्म करने के बाद आसानी से हम लोग को यहाँ क्या मिल जाएगा? बुझा हुआ चूना। इसको ठंडा होने देंगे और फिर बोरा में पैक करके मार्केट में लेते आएंगे। यही मेरा कहाँ है? बिना बुझा हुआ चूना। फिर इससे हम लोग को रंग बनाना है तो इसको पानी में मिला के साथ आगे रंग पेंट वगैरह करते हैं इस तरह से। लेकिन काम की बात यह है यहाँ पे कि इस चूने पत्थर से आपने चूना को निकाला कैसे? उष्मा लगाकर। कौन सा ताकत लगाया, कौन सा फोर्स लगाया? ऊर्जा लगाया उष्मा के रूप में। इसीलिए दुनिया वाला कभी कभी इस वियोजन अभिक्रिया को उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, या तो बोलेंगे उष्मीय अपघटन बोलेंगे। मतलब उष्मा देकर हमने इसको वियोजन किया है, अपघटन किया है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि आप विद्युत, विद्युत क्या हमारा लाइन है, उस लाइन से भी जोड़कर आप अलग कर सकते हो एक अणु को 2 अणु में। तो वहां पे आपने ऊर्जा कौन से, किसके रूप में दिया? इलेक्ट्रिसिटी, मतलब करंट के रूप में दिया है। तो उस समय, उस दरमियान, उस समीकरण को हम लोगों ने विद्युत अपघटन, अभी आएगा आप देखोगे। ठीक है, अच्छा ये फेरस सल्फेट है, ये कुछ पेचीदा सा नाम है, बहुत खतरनाक सा। इस फेरस सल्फेट का ये फॉर्मूला होता है FeSO4, आपको इसको याद रखना है। फेरस सल्फेट का उष्मीय वियोजन, उष्मीय वियोजन से हमें समझ में आता है कि यहाँ पे जो हम लोग ताकत लगा रहे हैं, जो ऊर्जा दे रहे हैं, वो किसके रूप में है? उष्मा के रूप में है। और इस उष्मा को हम लोग तीर के ऊपर लिखते हैं, तीर के ऊपर लिखते हैं। जो आप प्रोसेस लगा रहे हैं, जैसे विद्युत लगाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे विद्युत लिखते हैं, यहाँ पे उष्मा लगा रहे, जला दो, उष्मा लगा रहे तो उष्मा लगा रहे। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से लिखा जाता है। अच्छा, ये वाला उदाहरण है आपका। तो वियोजन अभिक्रिया में से इसको आप याद कर लेना, ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ये वाला अभी पूछेगा आपका वियोजन अभिक्रिया क्या है, तो आपको ये पूरा परिभाषा लिखना है, साथ में नीचे एग्जाम्पल देना। ये एग्जाम्पल मस्ट है, भले आप इसे याद ना रखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये समीकरण आपको याद रखना बहुत जरूरी है, तब आपको पूरा मार्क्स मिलता है, बहुत अच्छे मार्क्स मिलता है। ठीक है, समीकरण लिख दिए तो कोई नहीं काट सकता आपका। अच्छा, ये समीकरण देखो आप खुद से संतुलित है क्या, ये आप चेक कर लेना संतुलित है कि नहीं। ठीक है, ओके, मैंने आपको संतुलित करना सिखाया। अभी मैं हटता हूँ, स्क्रीनशॉट फटाफट से लो, फिर देखता हूँ वीडियो कितना टाइम रिकॉर्ड हुआ है। लंबा रिकॉर्ड हुआ होगा तो वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड अप करेंगे। ओके, अभी अपन लोग नेक्स्ट चलते हैं।
ओके, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने देखा था उष्मा क्या बोले वियोजन अभिक्रिया में हमें तोड़ने के लिए एक अभिकारक रहता है, उसको दो अभिकारक में बदलने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ऊर्जा हम लोग अलग अलग तरीके से देते हैं। तो सबसे पहला तरीका क्या है, उष्म वियोजन। उष्मा हम लोग यहाँ पर उष्मा के रूप में ऊर्जा को दे रहे हैं, मतलब आग जलाकर उष्मा पैदा कर रहे हैं, वो ऊर्जा ले रहा है और उससे क्या होता है, वियोजन होता है, टूटता है। जिस वियोजन अभिक्रिया में, अच्छा टाइटल क्या है, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। किसके दम पे ये प्रकार लिखा गया, किसके बेसिस पे हम लोग ऊर्जा अलग अलग तरीके से देते हैं, उसके बेसिस पे ये प्रकार लिखा गया, एनसीईआरटी में है ये। जिस वियोजन अभिक्रिया में उष्मा ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल होता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यही परिभाषा आपको इसमें भी लगाना है, इसमें भी लगाना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे उष्मा की जगह विद्युत का इस्तेमाल करना है और प्रकाश सूर्य के उष्मा की जगह सूर्य का प्रकाश का ऊर्जा का लगाना है आपको, ठीक है। तो पहला क्या है, उदाहरण देखो यहाँ पे, ये तो हम लोग देख चुके हैं, इसको क्या बोलते हैं, CaCO3 चूना पत्थर, CaCO3 चूना पत्थर। इसको गर्म करते हैं तो उष्मा देते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग का बिना बुझा हुआ चूना, जिंदा चूना मिलता है, ठीक है। और ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड बन के थोड़ा थोड़ा उड़ जाता है। अच्छा, दूसरा एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी दिया है, लेड नाइट्रेट। एक लेड नाइट्रेट होता है आपका ये सॉलिड के फॉर्म में। जैसे समझ लो आप अगरबत्ती देखे हो, अगरबत्ती, वो अगरबत्ती कैसा है भैया, वो अगरबत्ती आपका ठोस है, लेकिन उस अगरबत्ती को जब आप जलाओगे तो वो ठोस से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ने लगता है, वो ठोस खत्म हो जाता है। लेकिन आप उसमें क्या कर रहे हो, ऊर्जा दे रहे हो, ऊर्जा जलाने के लिए आपको माचिस की जरूरत पड़ती है। तो उसी के तौर पे लेड नाइट्रेट ऐसे ही होता है, ठीक है, ठोस रहता है वो अगरबत्ती के जैसा। उसको जब आप जलाओगे तो भूरे रंग का निकलता है। तो वही चीज़ है, याद रखना है अभी फिलहाल आपको, जिसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला आपको याद रखना है, PbNO3 PbNO3 सॉलिड के फॉर्म में है। ये दो इसलिए है क्योंकि समीकरण को हमने संतुलित किया है। उष्मा मतलब तापन का मतलब क्या हो गया, उष्मा वही जलाना है ना, आग जलाना। तो देखो यहाँ पे ये बनेगा और ये बनेगा और ये बनेगा, PbO बनेगा प्लस में NO2 बनेगा प्लस में O2 बनेगा, ठीक है। इसको संतुलित कर दिया तो अपना इक्वेशन ये हो गया एक्सेप्टेड। आगे चलते हैं, यहाँ पे हमने ऊर्जा का कौन सा रूप इस्तेमाल किया, उष्मा वाला। यहाँ पे ऊर्जा का कौन सा रूप इस्तेमाल करेंगे, विद्युत का। तो इसका नाम है विद्युत अपघटन और जलीय विद्युत अपघटन। जलीय विद्युत अपघटन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग जो यहाँ पे जिसका अपघटन करवा रहे हैं, मतलब अपघटन मतलब तोड़ रहे हैं जिसको, वो मेरा जल है। जल को जब हम लोग तोड़ेंगे तो जल में एक तो H होता है, एक तो ऑक्सीजन होता है, दोनों क्या होगा, निकलेगा। इससे सवाल बनता है, क्या बनता है मैं आपको बताता हूँ। देखो ये मेरा बैटरी है, ये मेरा कंटेनर है, ये क्या है, मेरा कंटेनर है। और बैटरी का प्लस पॉइंट जिस डब्बे से जुड़ा हुआ, इसको समझाता हूँ, पहले डायग्राम देखो। ये क्या है, कंटेनर है, कंटेनर में हमने पानी रखा है ये, ठीक है। और इसको तार में इस तरह जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा, किसी को लगेगा तार में करंट जाएगा तो प्लस माइनस उड़ तो नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होगा दोस्त। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जल मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। ये जल का एक ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट देखो बैटरी में जो लगा हुआ रहता है, बीच का नाली, पेंसिल बैटरी या निपो बैटरी जो पहले आते थे टॉर्च, बड़े बड़े दादाजी के जमाने वाले टॉर्च में आपने देखा होगा, बीच में क्या रहता है, एक निडिल रहता है पतले कलर का, उसको अपन लोग रड बोलते हैं, या ग्रेफाइट से बना हुआ रहता है। वही मेरा ये ग्रेफाइट का रड है, एक इस साइड एक इस साइड। बैटरी के प्लस टर्मिनल से जो जुड़ा हुआ रहता है उसका नाम हम लोग देते हैं एनोड। ये आपको याद रखना है, एनोड मतलब बैटरी का प्लस पॉइंट जुड़ा हुआ है। और ये बैटरी का सिंबल है, ये वाला, ये किसका सिंबल है, बैटरी का संकेत है। जैसे बल्ब का संकेत क्या होता है भाई, बल्ब का संकेत ये होता है, बल्ब का संकेत, ठीक है। स्विच का संकेत क्या होता है, ये आप फिजिक्स में सीखोगे। स्विच का संकेत क्या होता है, इस तरह होता है, ये स्विच ऑफ है, इसे डाल देंगे तो ऑन हो जाएगा। उसी प्रकार आप ये भी सीख के रखे होंगे, ये किसका है संकेत, ये संकेत है प्रतिरोध का। उसी प्रकार यहाँ पे बैटरी का संकेत क्या होता है, ये वाला होता है, ठीक है। माइनस जिससे जुड़ा हुआ, जिस रड से जुड़ा हुआ रहता है वो कैथोड है, उसको क्या बोलेंगे, कैथोड है। अच्छा, ये जो आपने ग्लास देखा है, ग्लास परख नली जिसको बोलते हैं, वो ग्लास, तो ट्रांसपेरेंट ग्लास को जब पतला कर दो, ये पतला, इतना पतला जो ग्लास जिससे हम लोग सत्तू वगैरह पीते हैं ना दुकान पे, जो ग्लास मिलता है शीशा का, वो, इसको आप इतना पतला बना लो तो बीच से क्या रहेगा, बीच में खाली जगह रहेगा, तो उसको आप लोग परखनली बोलते हैं। ये ग्लास ही हम लोग यहाँ पे ऐसे ऊपर से रखे हैं, बिल्कुल पानी तक डुबा के। तो ऊपर से जब पानी से डुबा के रखेंगे तो पानी तो यहीं तक है, यहीं से भरा हुआ रहेगा, ऊपर खाली रहेगा, ये खाली हिस्सा दिख रहा है आपको, यहाँ खाली है।
और ग्लास यहाँ तक डूबा। उसी प्रकार ये दूसरा ग्लास है जो कैथोड के ऊपर रखे। अभी अपन लोग इसको स्विच को ऑन नहीं किए हैं। चलो एक स्विच भी लगा देता हूँ यहाँ पे। जैसे ही स्विच ऑन करूंगा तो क्या होगा, करंट दौड़ना चालू हो जाएगा। जैसे करंट दौड़ेगा तो यहाँ पे देखो ना ये रड जुड़ा हुआ है, पानी भी यहाँ पे भरा हुआ है, ये पानी को तोड़ना चालू करेगा। H2O जो है ना, H2O इसको तोड़ के बना देगा H2 प्लस में O2। अब ये जो H2 ये तो गैस है, ये तो क्या है, गैस है। और जब भी गैस पानी में रहता है तो क्या बनता है, बुलबुला बनता है। जैसे आप पानी के अंदर डुबकी लगा और फूंक मारोगे तो क्या निकलेगा, गैस निकलेगा। गैस निकलेगा तो ऊपर में जो आप तो पानी के अंदर हो, पानी के ऊपर जो आपको देख रहा होगा आपका साथी, उसको क्या दिखेगा, बुलबुला दिखेगा। तो इससे पता चलता है कि अंदर वाला आदमी गैस छोड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही ग्लास में आप ढक के रखेगा ना तो ये ग्लास में बुलबुला बनना लगेगा। वो बुलबुला उड़ भी नहीं सकता, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर रखना ली, ग्लास से ढक के रखो, तो यहाँ पे बुलबुला आपको दिखने लगेगा। इसमें भी ये बुलबुला दिखने लगेगा। एक में ऑक्सीजन बनेगा और ऑक्सीजन का बुलबुला दिखेगा, इसमें हाइड्रोजन का बुलबुला दिखेगा। क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में क्या पूछ सकता है कि विद्युत अपघटन में, जल विद्युत अपघटन में हम लोग का जो एनोड है उसमें कौन सा गैस का बुलबुला बनता है। फिर से बोलता हूँ, जो हमारा विद्युत अपघटन समीकरण है या फिर अभिक्रिया है, उसमें जो ये एनोड है, एनोड में कौन सा गैस बनता है, ऑक्सीजन बनता है। कैथोड में कौन सा बनता है, आपका हाइड्रोजन बनता है। ये याद रखोगे आप। ठीक है, आगे चलते हैं तीसरा नंबर पे, सूर्य के प्रकाश में वियोजन। यहाँ पे ऊर्जा का कौन सा रूप इस्तेमाल कर रहे हो, सूर्य का प्रकाश का इस्तेमाल कर रहे हो। परिभाषा यही रहेगा, जैसे जिस वियोजन अभिक्रिया में सूर्य के प्रकाश का ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल होता है उसे अपन लोग विश्व वियोजन उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं या सूर्य के प्रकाश का वियोजन कहते हैं। इस तरह से आप परिभाषा खुद से लिख लोगे, बहुत आसान है, ये परिभाषा नहीं पूछता है। अच्छा, इसका उदाहरण समझते हैं। एक प्लेट ले लो, प्लेट में आपने क्या ले लिया, AgCl3। क्या ले लिया, AgCl3। अब यहाँ अपना सूर्यदेव जब आएंगे तो अपना सूर्य के प्रकाश इसमें पड़ेगा, खुले आसमान में इसको रखा है अपने। अब जैसे ही इसमें पड़ेगा तो इसका रंग धीरे धीरे बदलना चालू हो जाएगा। जब रंग बदलेगा तो हम समझ जाएंगे इसमें अभिक्रिया होता है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन को पहचानते कैसे, उसमें रंग बदलता है, अवस्था बदलने लगता है। इसमें रंग बदलेगा और ये रंग कैसा बनेगा, भूरा रंग बनेगा, भूरा रंग बदल जाता है। तो इसका मतलब हम समझ गए कि सूर्य जब डूबा हुआ था तो इसका रंग ओरिजिनल था, लेकिन सूर्य जैसे ही ऊपर आया सूर्यदेव, तो यहाँ पे लाइट पड़ने लगा सूर्य का और उसके कारण इसका रंग बदल गया, भूरा रंग हो गया। तो हम समझेंगे वहाँ पे अभिक्रिया होगा। लेकिन किसके कारण यह अभिक्रिया हुआ, तो सूरज के प्रकाश के कारण हुआ। और सूरज का प्रकाश क्या है, ऊर्जा का एक रूप है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे बोले सूर्य के प्रकाश में वियोजन। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे तीर के ऊपर अपन लोग ऊर्जा का रूप लिखते हैं, सूर्य का प्रकाश। अच्छा, यहाँ पे भी मैंने नहीं लिखा क्या, अच्छा समीकरण यहाँ पे 10th में आपको नहीं पढ़ना है समीकरण, तो बस ये पूछ सकता है कौन सा गैस, समीकरण 11th में पढ़ना है। अच्छा इधर आ जाओ, AgBrS ये ट्रांसफार्मर में होता है, आगे डिटेल्स जानोगे। आप तो क्या करो, ये वाला उदाहरण याद रखो, ये वाला, ठीक है। सूर्य का प्रकाश लगा दोगे, आपका ये आंसर हो जाएगा। यहाँ भी सूर्य का प्रकाश है, AgBr सॉलिड के फॉर्म में रहता है। ऐसे ही सूर्य के प्रकाश में उसको प्लेट में रखोगे तो कलर उड़ जाएगा, आपको Ag मिल जाएगा, सिंपल। अभी आपने क्या देखा भाई, ये तीनों अभिक्रिया में देखा आपने, इसमें ऊर्जा की जरूरत होता है। इसमें क्या होता है, ऊर्जा ये शोषित कर रहा है, ऊर्जा अपने अंदर समा रहा है तब ये टूट रहा है। इसमें पानी में भी विद्युत का ऊर्जा अपने अंदर जा रहा है, इसी तब जाके वो टूट के हाइड्रोजन बना रहा है और गैस ऑक्सीजन गैस बना रहा है। यहाँ पे इसका रंग बदल रहा है, क्यों बदल रहा है, क्योंकि प्रकाश अपने अंदर, प्रकाश का जो ऊर्जा है ये AgCl अपने अंदर ले रहा है और फिर टूट रहा है, टूट के Ag और Cl2 बना रहा है, Cl2 गैस के रूप में उड़ जा रहा है, इसीलिए इसका रंग बदल रहा है। तो तीनों ही अभिक्रिया में आपने देखा ऊर्जा का अवशोषण होता है। अवशोषण मतलब खुद के अंदर समेट लेता है। तो वैसा अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का शोषण होता है, अवशोषण होता है, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे अगला जो है हम लोग का उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, जिन अभिक्रियाओं में उष्मा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे अपन लोग क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। हम लोग केमिस्ट्री में ज्यादातर जितने भी अभिक्रिया कराते हैं उसमें आग जला के करवाते हैं, ज्यादातर केस में 90% केस में, और छोटा छोटा केस में हम लोग विद्युत अपघटन कराते हैं। और सूरज का
इस्तेमाल करते हैं, जैसे सोलर वगैरह उसमें। ठीक है, अब ये इसमें सीखोगे डिटेल्स में सोलर कैसे काम करता है फिजिक्स में। तो इसीलिए हम लोग इस ऊष्मा का ज़्यादातर यूज होता है, इसीलिए इस समीकरण का सॉरी दोस्त अभिक्रिया का नाम क्या रखा है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊर्जा शोषी अभिक्रिया भी नाम रख सकते हैं, क्यों नहीं रखा? क्योंकि ज़्यादातर हम लोग ऊष्मा का यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, इसलिए। ठीक है मेरे दोस्त, अभी आगे चलते। इसके लिए कोई भी एक उदाहरण उठा लो आप, बहुत खूबसूरत। अगेन यही उदाहरण याद कर लेना, आप ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में भी लगा दो, क्योंकि ऊष्मा की जरूरत पड़ता है। यही उदाहरण वियोजन अभिक्रिया में भी लगा दोगे, इसीलिए। और ऊष्मा वियोजन में भी यही अभिक्रिया, और वियोजन अभिक्रिया में भी यही अभिक्रिया, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में भी यही समीकरण लिखोगे। तो एक ही समीकरण को याद करके किन किन परिभाषा हो जा रहे हैं हमारा, तो इसको याद करना बेस्ट है। ठीक है दोस्त। अच्छा, ये इसमें क्या होता है भाई? टूटना होता है। तो ऊष्मा जो हम लोग किस ऊर्जा जो ले रहे हो, किस फॉर्म में ले रहे हैं? ऊष्मा के फॉर्म में भी ले सकते हैं, प्रकाश के फॉर्म में ले सकते हैं, विद्युत के फॉर्म में भी ले सकते हैं। पर ऊष्मा हम लोग का 90% होता है, ज़्यादा से ज़्यादा, इसीलिए आप हम लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। ओके, आज की वीडियो लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगला वीडियो लेक्चर में हम लोग विस्थापन अभिक्रिया, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, फिर रेडॉक्स अभिक्रिया, फिर हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है दोस्त, तो आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।